तो जैसे कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम आने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए जो बगावत आपके सिलेबस में दिया गया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग कुल 9 बगावत के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और हम लोग ख़ास करके ये पढ़ेंगे कि या फिर ये डिस्कस करेंगे कि ये बगावत कब हुआ, कहाँ पे हुआ, और इसके लीडर कौन थे, और किस वजह से ये बगावत हुआ, किन लोगों ने ये बगावत किया, और उसका क्या नतीजा निकला। अगर इस तरह से आप पॉइंट वाइज समझ लेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो किस किस बगावत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पहले उसको समझ लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज, या फिर आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे डिस्कशन चुआर बगावत, कोल बगावत, संथाल बगावत, मुंडा बगावत, रंगपुर की बगावत, भील बगावत, पागलपंथी की बगावत, नील बगावत और पबना की बगावत के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए एक एक करके सबको डिस्कशन कर लेते हैं शॉर्ट में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं चुआर बगावत के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1764 के बाद 1764 की बक्सर की जंग के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो अंग्रेज़ थे वो अपना पकड़ मजबूत करते जा रहे थे पूरे इंडिया में। और पकड़ मजबूत कैसे होगा? जब उनके पास पैसा ज़्यादा रहेगा। पैसा कहाँ से आएगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूल किया आएगा, टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लिया आएगा, तब उनके पास पैसा ज़्यादा आएगा। पैसा आएगा तो मजबूती बढ़ेगा। तो इसी चाहत के साथ अंग्रेज़ क्या करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लगान को वसूल करना शुरू कर दिए। तो 1766 में एक बार बहुत ज़ोर शोर के साथ चुआर बगावत शुरू हुआ। और उस वक्त चुआर बगावत के रहनुमा थे जगन्नाथ सिंह। उस वक्त ये चला, और उसके बाद फिर 1766 से लेकर के 1772 के आसपास तक ये काफ़ी ज़ोरों शोर तक चला। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको दबा दिया गया, लेकिन ये पूरी तरह से दबा नहीं। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते 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 ये 1799 में बहुत ज़ोरों शोर से बगावत चला, और उसके बाद उसको कुचल दिया गया। तो 1799 में, यानी कि 1799 के आसपास में जो बगावत चला था, उस वक्त क्या इसके रहनुमा थे दुर्जन सिंह, लाल सिंह, माधव सिंह, ये लोग इसके रहनुमा थे। तो रहनुमा कौन थे वो समझ में आया। कब हुआ ये समझ में आया? 1766 में पहली बार हुआ था, और दूसरी बार 1799 में हुआ। पहली बार जब ये बगावत हुआ था, यानी कि चुआर बगावत, पहली बार 1766 में, तो जगन्नाथ सिंह उसके रहनुमा थे। और जब सेकेंड टाइम ये बगावत होता है 1799 में, बहुत ज़्यादा स्पीड में, बहुत ज़ोर शोर के साथ, तो उस वक्त इसके रहनुमा रहते हैं दुर्जन सिंह, लाल सिंह, माधव सिंह। किस वजह से बगावत हुआ वो आप लोगों को बता चुके हैं। अंग्रेज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मालगुजारी वसूल करने की चाहत में, जो जो उस वक्त के जो लोकल लोग थे, जो कबीला के लोग थे, जो कबायली लोग थे, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन का लगान वसूल किया करते थे। और जो लोग ज़मीन नहीं दे पाते थे उनसे वो उनके ज़मीनों को छीन लिया करते थे। तो ज़मीन का ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूल करने की वजह से और ज़मीनों को छीनने की वजह से ये चुआर रिबिलियन या फिर ये चुआर बगावत हुआ था। तो अब ये किस जगह में हुआ? तो ये बंगाल में हुआ था। और बंगाल के मिदनापुर, बांकुड़ा, बीरभूम, दलभूम का इलाका पड़ता है। इलाका को आप याद रखेंगे, नाम बंगाल में हुआ था और इलाका का नाम है मिदनापुर, बांकुड़ा, बीरभूम, दलभूम। बाद में ये जो है सारा महल, सारा जो जगह है, इसको मिला करके जंगल महल के नाम से ये चुआर जो जिन लोगों को कहा जाता था उनके लिए ये महफूज कर दिया गया, और जंगल महल इसका नाम रख दिया गया। तो नतीजा क्या निकला कि एक नया जो है एक जगह बना दिया गया, एक नया ज़िला बना दिया गया जंगल महल के नाम से। तो ये हम लोगों का था चुआर बगावत। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो उसके बाद हम लोगों का जो सेकेंड टॉपिक है वो है कोल बगावत, यानी कि कोल रिबिलियन। कोल रिबिलियन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर पकड़ता है 1821 से लेकर के, और अपने उरूज पर पहुंच जाता है 1832 में। अगर बात करें कि कोल रिबिलियन में कौन रहनुमा थे, कौन इसके लीडर थे, तो बुद्धू भगत, केशु भगत, जुआ भगत, ये लोग इसके रहनुमा थे। ठीक है, बुद्धू भगत, जुआ भगत, केशु भगत, ये लोग इसके रहनुमा थे। तो जैसे कि चुआर बगावत जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था, वैसे ही ये जो कोल बगावत है ये झारखंड के आसपास में होता है। तो उस वक्त में झारखंड के आसपास का जो इलाका रहता है, जैसे कि छोटा नागपुर का इलाका, रांची का इलाका, हज़ारीबाग का इलाका, तो वहाँ पर होता है ये बगावत, यानी कोल बगावत। अच्छा, कोल बगावत किस वजह से होता है? तो जिस वजह से चुआर बगावत होता है, ठीक उसी वजह से कोल बगावत भी होता है। क्या होता है कि ज़मींदारों के ज़रिया, जो वहाँ के जो किसान थे, जो लोकल आदिवासी थे खास करके, तो आदिवासी के ज़रिए आदिवासी लोगों से ज़्यादा ज़मीन का लगान वसूल किया जाता था। और जो आदिवासी ज़मीन का लगान नहीं दे सकते थे उनसे उनकी ज़मीनों को छीन लिया जाता था। तो फाइनली जो है क्या हुआ कि जो कोल कबीला के लोग थे वो लोग बहुत ज़्यादा मजबूर होकर के इस बगावत पर आमादा होते हैं, और ये बगावत शुरू हो जाती है।
तो ये था कोल बगावत को लेकर के। बाद में ये होता है जब कोल रिबिलियन को कुचल दिया जाता है और 1832 में फाइनली कोल बगावत ख़त्म हो जाता है, तो जिस जगह में यानी कि छोटा नागपुर का इलाका, रांची का इलाका और हज़ारीबाग के इलाका में जो कोल कबीला के लोग रहा करते थे, उस जगह को आदिवासियों के लिए महफूज कर दिया जाता है। ये इसका नतीजा निकलता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब। तो एक और बहुत मशहूर बगावत है जिसका नाम है संथाल बगावत। ये बगावत जो है ये 1855 के आसपास में होता है और इस बगावत के अहम रहनुमा हैं, अहम लीडर्स हैं सिद्धू और कानू, जिनको सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू भी बोला जाता है और इन दोनों को मिला करके मुर्मू ब्रदर्स भी बोला जाता है। इस बगावत के होने की वजह भी सेम है, यानी कि जैसे वहाँ पर ज़मीन का ज़्यादा से ज़्यादा लगान और ज़मीन के लगान नहीं देने की वजह से ज़मीनों को छीन लेना, ये जो असबाब थे कोल बगावत के और चुआर बगावत के, वैसे ही संथाल बगावत का भी सेम सीन था यहाँ पर। यहाँ पर एक चीज़ और हुआ करता था कि जब कभी भी, क्योंकि संथालियों के पास ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी, वो लोग क्या करते थे अपनी ज़मीनों को साहूकार के पास गिरवी रख दिया करते थे और जिसके एवज़ में उनको सूद देना पड़ता था। तो सूद का जो शिरा है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वो इतना ज़्यादा हुआ करता कि वो कभी सूद से आज़ाद हो ही नहीं पाते थे। लिहाजा ये उनके जुल्म सितम का शिकार हो जाया करते थे और बंधा ग़ुलाम भी बन जाया करते थे। और ये किस जगह में हुआ था? ये भी बंगाल के आसपास में हुआ था, मुर्शिदाबाद के इलाका में, भागलपुर के इलाका में, बीरभूम के इलाका में ये बगावत हुआ था और इसको मिला जुला करके राजमहल की पहाड़ी भी बोला जाता है। जब ये इस बगावत को जब कुचल दिया गया, तो कुचल जाने के बाद यानी कि बगावत के ख़त्म हो जाने के बाद फाइनली इन इलाकों को मिला करके संथाल परगना के नाम से एक नया ज़िला बना दिया गया था। तो ये हुआ इसका नतीजा। और आपको याद रखना है कि ये जो संथाल बगावत है, इसके लीडर्स का नाम सिद्धू और कानू। उसके बाद हम लोगों का जो अगला टॉपिक है उसका नाम है मुंडा बगावत। तो मुंडा बगावत जो है ये झारखंड में हुआ था। झारखंड का कुछ इलाका जैसे कि हज़ारीबाग है, रांची है, तो झारखंड के उन इलाकों में मुंडा बगावत हुआ था। मुंडा बगावत बेसिकली 3 अलग अलग वफ़ा में होता है, 1893 में, 1895 में और 1899 में। मुंडा बगावत के जो सबसे मेन जो लीडर हैं, जो मेन रहनुमा थे, उनका नाम था बिरसा मुंडा। तो ये में बेसिकली जो है आदिवासी का ये बगावत था। वो लोग पेशे से किसान हुआ करते थे और सेम रीज़न था, उसमें भी कर्ज़ लेते थे, सूद अदा नहीं कर पाते थे क्योंकि सूद का जो रेट था वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लिहाजा उनकी ज़मीनों को उनसे छीन लिया जाता था। तो ज़बरदस्ती ज़्यादा से ज़्यादा लगान लगाया जाता, लगान नहीं देने पर उनके ज़मीनों को छीन लिया जाता। इन सब से मजबूर होकर के मुंडा कबीले के लोगों ने बगावत कर दिया और बगावत को उछल देने के बाद यानी कि 1899 के बाद फिर कुछ दिन के बाद यानी कि 1906 में एक लॉ बनाया गया और एक एक्ट के ज़रिए उन लोगों को कुछ सहूलियात दिया गया, उनका जो भी डिमांड था उनको फुलफ़िल किया गया। ये था इसका नतीजा। एक नया बगावत है, उसका नाम है रंगपुर की बगावत। ये जो रंगपुर की बगावत है ये असल में पड़ता है ये जगह बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में एक जगह है रंगपुर, अभी ये जगह बांग्लादेश में पड़ता है, पहले तो इंडिया में ही था। तो रंगपुर एक जगह है बांग्लादेश में, वहाँ पर ये बगावत हुआ। 1783 में ये बगावत होता है और ये बगावत जो है ये आदिवासी लोगों के दरमियान नहीं हुआ, ये किसानों ने किया था। और इस बगावत के कोई ख़ास रहनुमा भी नहीं थे, किसान लोग ही इसके लीडर थे इस बगावत के। और वजह क्या था इस बगावत के होने का? वजह ये था कि उस टाइम में जो वहाँ के जो नवाब थे, मतलब कि अंग्रेज़ जो थे, अंग्रेज़ क्या करते थे अपने आदमी को भेज करके, एक ख़ास आदमी का नाम है, उसका नाम है देवी सिंह। तो देवी सिंह के ज़रिए लगान वसूल किया करते थे वो लोग, अंग्रेज़ लोग। लेकिन देवी सिंह क्या करता कि वो गलत तरीक़ा से, गैर कानूनी तरीक़े से बहुत ज़्यादा उन लोगों से लगान वसूल किया करता और अपने मुफाद के लिए लोगों को, वहाँ के किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान करता और किसान मजबूर होकर के फाइनली ये बगावत कर देते हैं। 1783 में ये बगावत होता है जो कि रंगपुर के बगावत के नाम से मशहूर हो जाता है और ये बांग्लादेश में पड़ता है, पद्मा के इलाके में, बांग्लादेश में पड़ता है, ये रंगपुर का इलाका पड़ता है और ये किसानों का बगावत था। बीच में ऐसा भी होता है कि वहाँ के एक शख्स नूरुद्दीन जिनका नाम है, तो वो क्या करते हैं, उनको लोग अपने नवाब के तौर पर चुन लेते हैं, लेकिन बाद में वो भी फ़ाइट करते करते बगावत के साथ फ़ाइट करते करते ज़ख्मी हो जाते हैं और फाइनली ये बगावत क्या होता है, फेल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों का आज का जो अगला टॉपिक है, मतलब अगला जो टॉपिक है उसका नाम है भील बगावत। तो भील बगावत बेसिकली 1818 से स्टार्ट हुआ और 1831 के आसपास में ये ख़त्म हुआ है। तो सेवाराम नाम के एक आदमी हैं जो इसके ख़ास रहनुमा माने जाते हैं भील बगावत के। ये असल में राजस्थान, मध्य प्रदेश के आसपास का जो जंगलाती इलाका है वहाँ पर हुआ था। पहले जो लोग कहीं और रहा करते थे, वो लोग मराठा हुकूमत के आने के बाद क्या क्या करने लगे,
राजस्थान और मध्य प्रदेश के जंगलों में आकर के ज़िंदगी गुजर बसर करने लगे और वहाँ पर रहना सहना शुरू किया। लेकिन जब अंग्रेज़ों का पकड़ मजबूत हुआ, जब वो लोग चाहते थे कि हम अपना कंट्रोल ज़्यादा मजबूती से बनाए रखें, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों में वो लोग शहर बसाने के लिए लोगों को वहाँ पर बसाना शुरू करने लगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर भील कबीला के लोग पहले ही से आबाद थे, तो वो लोग अंग्रेज़ लोग ये चाहते थे कि भील कबीला को यहाँ से भगाया जाए और भगा करके उन लोगों को पहाड़ी इलाकों में बसाया जाए। लेकिन भील कबीला के लोग वहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा जब दो लोगों का जब अलग अलग ये होता है, जहनीत होता है, तो फिर जाहिर सी बात है कि झड़प और बगावत एक आम बात है। तो इस तरह से भील बगावत हो जाता है। लेकिन भील भील बगावत होने के बावजूद वो लोग जो भील कबीला के लोग हैं वो लोग वहाँ से टस से मस होने के लिए तैयार नहीं होते हैं और वो लोग अपने कदम को वहीं पर जमाए रखते हैं। उसके बाद हम लोगों का आज का जो अगला टॉपिक है उसका नाम है पागलपंथी की बगावत। तो पागलपंथी की बगावत असल में दो अलग अलग पार्ट्स में होता है, 1825 से लेकर के 1833 तक। यहाँ पर दो बाप बेटे हैं, एक है करीम शाह और उनका बेटा है टीपू शाह। ठीक है, तो इन लोगों का अलग मामला रहता है। ये लोग जो है कि पहले बताते हैं कि ये कहाँ होता है। ये जो होता है, ये जो पागलपंथी की बगावत है, ये असल में अभी बांग्लादेश में पड़ता है। और बांग्लादेश में भी एक जगह है, उसका नाम है मेमन सिंह। तो मेमन सिंह के इलाका में पड़ता है। बेसिकली पागलपंथी की बगावत जो है वो किसानों की बगावत है। तो किसानों ने बगावत क्यों की? क्योंकि करीम शाह के वफ़ात के बाद उनका जो बेटा रहता है जिनका नाम है टीपू शाह, वो लोगों को ये बताते हैं कि आप ज़मींदार को ज़्यादा टैक्स, ज़्यादा लगान मत दीजिए। ज़मींदार अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा लगान वसूल करना शुरू कर देते हैं और टीपू शाह लोगों को ये समझाते हैं कि ज़्यादा लगान नहीं देना है और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है। लिहाजा लोग इकट्ठा होते हैं और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है बगावत की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अच्छा, इस बगावत को पागलपंथी की बगावत क्यों कहा जाता है? क्योंकि करीम शाह के जो फॉलोअर्स रहते हैं वो एक खुदा को मानते हैं और ये मानते हैं कि तमाम लोगों के एक खुदा है और साथ में वो मुख्तलिफ़ चीज़ों की भी पूजा करते हैं। तो इस तरह से वो मिली जुली चीज़ों को मानते हैं, इसलिए उन्हें बाकी जो शऊर लोग थे वो उन्हें पागलपंथी लोग या पागल लोग कहते थे। तो इस तरह से पागल वो लोग जो है ना, जो उनके फॉलोअर्स थे करीम शाह के फॉलोअर, वो एक तरह से पागलपंथी के ग्रुप माने जाते थे और उनका जो बगावत था ये पागलपंथी रिविलियन के नाम से जाना जाता है। खैर, ये तो लगान का जो मामला रहता है, यहाँ पर लगान ज़्यादा और कम का जो मामला रहता है, इस बगावत के ख़त्म हो जाने के बाद अंग्रेज़ कुछ डिसाइड करते हैं और उनके जो लगान की जो शरह होती है, ज़मींदारों के ज़रिए जो लगान ले आता है किसानों से, उस लगान के रेट में कमी की जाती है। ये इस बगावत का नतीजा निकलता है। और हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वो है नील बगावत, नील की बगावत। ये बहुत ही मशहूर बगावत है। अब तक हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे थे उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, नील की बगावत। ये बगावत जो है ज़ोर पकड़ता है 1859 में, 1859 में, और 1860 तक ये ख़त्म हो जाता है। तो इस बगावत के जो मेन रहनुमा माने जाते हैं दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, ये बगावत जो है ये बंगाल में होता है। बंगाल का भी अलग अलग इलाका है, जैसे ये खुलना है, पबना है, 24 परगना है और राजशाही का जो इलाका है वहाँ पर ये बगावत होता है। और इस बगावत के पीछे भी किसान होते हैं, यानी कि किसानों को क्या बोला जाता है अंग्रेज़ों के ज़रिए कि आप लोगों को ज़मीन के कुछ हिस्से में आप लोगों को नील की काश्तकारी करनी पड़ेगी, नील की खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। और किसान मना करते हैं कि नील की खेती नहीं करना है, क्योंकि नील एक तरह का पौधा है, उसकी खेती करने से जो उनका जो ज़मीन है वो कुछ साल में बंजर हो जाया करता था। लिहाजा वो लोग इस ऑर्डर को या फिर इस हुक्म को मानने से इनकार करते थे। तो जो अंग्रेज़ है वो किसानों पर ज़बरदस्ती जुल्म किया करते थे। तो जबरन उनसे नील की काश्त करवाने की वजह से ये जो नील बगावत है ये होता है। फाइनली जब इस बगावत को कुचल दिया जाता है तो 1860 में फिर एक कमीशन बैठता है और उस कमीशन का नाम होता है इंडिगो इंक्वायरी कमीशन, क्योंकि नील को इंग्लिश में इंडिगो बोला जाता है। और फिर फाइनली 2 साल के बाद 1862 में 1862 में एक एक्ट बनाया जाता है और एक्ट बनाने के बाद इस बगावत को कुचल जाने के बाद, एक्ट बनाने के बाद उनके जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व कर दिया जाता है। उसके बाद जो हम लोगों का अगला टॉपिक है वो है पबना बगावत या पबना रिवॉल्ट। ये भी एक किसान बगावत है। 1873 में ये बहुत ज़ोर पकड़ता है और बेसिकली इस बगावत के कोई ख़ास रहनुमा नहीं थे, किसान लोग ही रहनुमा थे। बाद में कुछ रहनुमा बनते हैं, हम बताते जाएंगे आपको। तो 1873 में ये जो है ना बहुत ज़ोरों पर चलता है ये बगावत। पबना रिवॉल्ट इसको बोला जाता है या फिर पबना रेबिलियन बोला जाता है इसको। ये जो पबना जो जगह है ये अभी के बांग्लादेश में पड़ता है। तो बांग्लादेश में ये पबना एक जगह पड़ता है और किसानों के ज़रिए ये बगावत किया गया था। इस बगावत के पीछे भी ज़िम्मेदार जो है वो ज़मींदार थे।
क्योंकि ज़मींदारों के ज़रिए बहुत ज़्यादा लगान, बहुत ज़्यादा जो ज़मीन था, ज़मीन के ऊपर लगान और गैर कानूनी तरीक़े से लगान लिया जाता था, जिनको वो लोग पे नहीं कर पाते थे, किसान लोग। तो आहिस्ता-आहिस्ता उनकी जो मजबूरी है, ये जब हद से गुज़रने लगा, जो जुल्म है वो हद से जब गुज़रने लगा, तो वो लोग क्या करने लगे, बगावत पर उतर आए। और फिर उस साल जो है 1873 में क्या होता है कि जूट की कीमत में अचानक से बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, जिसकी वजह से उनका हाल और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो लोग, किसान लोग, लगान अदा नहीं कर पाते हैं। तो जिनकी वजह से वो लोग फाइनली बगावत पर उतर आते हैं। और कुछ लोगों के साथ आने से, जैसे कि ईशान चंद्र रॉय हैं और शंभुनाथ पाल हैं, तो ये लोग मिलकर के क्या करते हैं, 1873 में एक लीग बनाते हैं। लीग का नाम रहता है पबना रैयत लीग। तो इस लीग के ज़रिए भी जो है इस रिबेलियन को आगे बढ़ाया जाता है। फाइनली ये है बगावत, इसको कुचल दिया जाता है। लेकिन जो उनका जो डिमांड था, जो गैर कानूनी तरीक़ा से जो ज़मींदार लगान वसूल किया करते थे, इस गैर कानूनी लगान पर पूरी तरह से रोक लगा दिया जाता है और सिर्फ़ लीगल तरीक़ा से लगान वसूल करने की हिदायत दी जाती है। तो ये है पबना रिबेलियन, जो कि किसानों के ज़रिए हुआ था उस वक्त। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोग 9 तरह का रिबेलियंस और बगावत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और ये इसमें क्या पढ़ा हम लोगों ने बेसिकली, कि ये कब हुआ, किस जगह में हुआ, कौन इसके रहनुमा थे और किस वजह से हुआ, और इसका नतीजा क्या निकला। तो ये सब जब आप पढ़ करके जाएंगे या समझ करके जाएंगे, तो फिर आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और जो भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आएगा आप उसको लिख करके आएंगे। हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी हम समझा रहे थे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं हो जाए और एग्ज़ाम का भी टाइम है, तो शॉर्ट में समझाने के लिए थोड़ा जल्दी बोलना पड़ा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में बात आ गई होगी।